थर्मोडायनेमिक के 40 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 41 क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम में अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो टेलीग्राम में आपको चैनल मिल जाएगा। जनरल स्टडी के लिए भी आपको चैनल मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और केमिस्ट्री का दे रखा है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम नोट्स वगैरह देते रहते हैं। 41 क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग, ये मैं बताना भूल गया, हम पीजीटी की जो भी कोई केमिस्ट्री की वैकेंसी निकलेगी उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो 41 क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन इन द एक्वा सोल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द पैरामीटर इंडिकेटेड। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिसोसिएशन एनर्जी से, ठीक है ना, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्लोरीन नेगेटिव में बदल रहा है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी से, इन तीन से वो निकाल रहा है। द एनर्जी इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन, आधा Cl2 को Cl नेगेटिव में, यानी कि यहां से यहां तक बदलने में, इसको इससे बदलने में, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, वो कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक फॉर्म होने में कितनी एनर्जी निकलेगी। तो हेस लॉ क्या कहता है, सारी एनर्जी को आप इनको जोड़ दो, ठीक है ना। बोर्न-हैबर साइकिल भी यही बोलता है वैसे तो आप सारी एनर्जी जोड़ दो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगी वो यहां से निकल कर आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे आप, जल्दी से बता दीजिए। हाँ ठीक है, तो डेल्टा एच जो होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ डिसोसिएशन एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, प्लस उसके बाद किसके इक्वल हो जाएगा, उसके बाद ये आपका इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी के। अब मैंने हाफ हाइड्रेशन क्यों लिया, क्योंकि आप ध्यान से देखिए एक एटम बन रहा है Cl नेगेटिव का, तो दो एटम को तोड़ने के लिए आधी एनर्जी ही लगेगी, ठीक है ना, आधी एनर्जी ही हम मान के चलेंगे। तो आपको जो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, आप उसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है ना, तभी आपको ये आंसर निकाल पाएंगे, अदरवाइज आपका क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो अब देखिए हाइड्रेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी 240 दी हुई है, तो हाफ लेनी है आपने 240 की, ठीक है ना, 240 की हाफ हो गई, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको कितनी दी है, माइनस की, विद साइन रखना आपको 349, ठीक है ना, प्लस आप उसमें क्या ऐड कर देंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी आपको कितनी दी हुई है, -381। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपका आंसर -610 आएगा। देख लेना कैलकुलेशन, वो तो आपका छोटा सा पार्ट होता है, हो सकता है मेरी कई बार कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, ठीक है ना। तो मैं जल्दी में पहले ही कैलकुलेट करके रख लेता हूँ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 41 का सी। 42 कह रहा है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा व्हाट इज द सीपी। अब देखो सीपी में भी वो डेल्टा सीपी की बात कर रहा है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वो बात कर रहा है। तो देखो जब ए और बी मिलके ए बी बना रहे हैं और A2 और B2 मिलके 2AB बना रहे हैं, तो यहां पर इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो टेम्परेचर का फर्क है भाई इतने टेम्परेचर पर एंथैल्पी में चेंज इतना है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर इतना हो जाता है। तो जब टेम्परेचर में डिफरेंस है और आपको सीपी निकालना हो तो आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए हीट कैपेसिटी का, जो डेल्टा सीपी होता है वो किसके इक्वल, वो डिपेंड करेगा चेंज इन एंथैल्पी के, ठीक है ना, अपॉन चेंज इन टेम्परेचर के। यही होता है ना, Cp इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। लेकिन यहां मेरे पास एंथैल्पी में चेंज जो निकालना है मैंने, ये दो चेंज ऑलरेडी दे रखे, इनका भी चेंज निकालना है, ठीक है ना, इन दोनों का भी चेंज निकालना है। तो क्या करेंगे, H2 - H1 होता है, हमेशा आपको पता ही है H2 - H1 होता है। तो ये वैल्यू आपको क्या दी हुई है, -125 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, -50 अपॉन, अब टेम्परेचर में कितना अंतर है, 273 से 373 है, तो आप इसका भी डिफरेंस ले लो जल्दी से, कितना हो जाएगा, 373 से लेके 273, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 100 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया, तो प्लस का हो जाएगा -125 और प्लस का 50, ठीक है ना, डिवाइड बाय 100, यानी कि 125 50 में से माइनस कर दो तो यानी कि -75, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, -75, ठीक है ना, 5 7 5 12 होते हैं ना, और डिवाइड बाय कितना हो गया, ये 100 हो गया। तो भैया आप जरा इस चीज को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा, 0.75 आएगा, और वो भी किलो जूल, ठीक है ना, पर केल्विन में, क्योंकि एंथैल्पी एक एनर्जी है, किलो जूल पर केल्विन में। तो आंसर कितना हो गया, माइनस का 42 का तो बी आ गया ना, फिर ये माइनस का 0.75। आगे बढ़ते हैं 43 पर। एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज -393 किलो जूल पर मोल दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो यानी कि डेल्टा एच दे दिया, डेल्टा एच एंथैल्पी जो हो गया, ये डेल्टा एच हो गया, और इतने टेम्परेचर पर आपको दे रखा है, ये टी दे दिया। इंट्रिंसिक एनर्जी ऑफ CO2 वुड बी, अब इंट्रिंसिक एनर्जी जो है वो निकलवाना चाह रहा है, तो आप यानी कि एक मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, वो मैंने कई बार बताया भी है, मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। डेल्टा ENGRT जो है वो यहाँ पर आपको इस
इंट्रिंसिक एनर्जी का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी जो है वो आपको निकालनी है। इंट्रिंसिक एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो आपको यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पहले बताओ चेंज इन मोल्स कितना है। जिसको डेल्टा एनजी का नहीं पता तो मैंने एक पीछे जो पहली वीडियो डाली हुई है उसमें बताया हुआ, आप इसको देख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एनजी होता है चेंज इन मोल्स। तो अब वो क्या कर रहा है, कार्बन को जला रहा है, तो ठीक है, कार्बन को जब आप कंबशन करोगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा ना। तो CO2 यहां पर बन गया। पहले तो ये बताओ मोल्स में कितना चेंज है। लेकिन कार्बन होता है सॉलिड और ऑक्सीजन होती है गैस और CO2 होती है गैस। और डेल्टा एनजी जो होता है वो चेंज इन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस होता है। अब प्रोडक्ट का मोल तो है 1 भाई, CO2 तो है 1। और यहां पर आप मुझे बताओ रिएक्टेंट में जो है वो मैं सिर्फ गैस फेस के लूंगा, जी का मतलब है गैस फेस, तो इसको तो मैं लूंगा नहीं, तो O2 का तो एक ही मॉलिक्यूल है। ये हो गया 0, डेल्टा एनजी हो गया 0। अब डेल्टा एनजी 0 हो गया तो R से मल्टीप्लाई कर लो, जितना मर्जी T हो, T से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 298 हो 398 हो, ये तो सब 0 हो गया। मतलब जो डेल्टा H है वही मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा E हो जाएगा। तो जल्दी से मुझे 43 का जो आंसर है वो कितना लगना चाहिए, जो ये है वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। साइन क्या बदलेगा, साइन भी नहीं बदलेगा। सोच लो साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, नहीं भैया, जो डेल्टा एच की वैल्यू उठा के एज इट इज रख लो, माइनस का 393, डेल्टा ई कितना हो गया, माइनस का 393 हो गया, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया। आगे अब हम बात करते हैं 44 की बात करते हैं। तो 44 भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। क्यों है, देखो 44 वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज जो है वो इस रिएक्शन की दे रखी है, ये है -1366 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आपको यहाँ पर दे दी। वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज जो है इस रिएक्शन का इस टेम्परेचर पे वो पूछ रहा है। तो पहले तो आप इस रिएक्शन में मुझे ये बता दो कितने मोल्स है भैया। भाई C2H5OH जो है वो आपका क्या हो गया, लिक्विड हो गया। और ये कितना हो गया आपका गैस हो गया। तो लिक्विड को तो मैं छोड़ दूंगा और मेरे पास पहले तो डेल्टा एनजी बता दो कितने होते हैं, वो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब जरा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बता दो भाई, ये वाला लिक्विड भी मुझे छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ 2 हैं प्रोडक्ट के मोल, माइनस रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 3 है। तो मेरे पास डिफरेंस आ गया 1। तो मेरा जो फॉर्मूला होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। तो उसके हिसाब से डेल्टा E कितना हो गया, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा NGRT। अब डेल्टा H जो दे रखा है वो दे रखा है -1366.5, तो माइनस का 1366.5। और ये हो गया आपका डेल्टा NG किस चीज का रखा हुआ है वो ऑलरेडी आपने ले आए हो। और R जो है, R यहाँ पर दे नहीं रखा, और मैंने पहले भी बताया है जब आपका ये किलो जूल में दे रखा है तो हालांकि 8.314 जूल होता है, तो इसको किलो जूल में आप बदलोगे, ठीक ना। तो 1000 से आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। और क्योंकि टेम्परेचर दे रखा है 270 मतलब 27, अब आप इसमें 273 जब ऐड करोगे तो ये बन गया 300। तो ये कितना बन जाएगा आपका 300। जब आप इसको सोल्व करोगे तो भैया मेरा तो आंसर आता है 1364.0058, इतने के करीब मेरा आंसर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो 44 है, उसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, फिर डी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। 1364.0058 आ रहा था, तो सारे आंसर क्लोज थे, तो इसलिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूले पर बात करेगा। कंप्लीट कंबशन जो है इथेनॉल का, तो आप देखो अभी ये मैंने निकाला ही है, इनको आप माइनस कर दोगे तो पहले तो मुझे ये बता दो डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा। 2 में से आप 3 माइनस कर दोगे, तो 2 में से 3 माइनस कर दोगे तो डेल्टा एनजी तो आपका यहाँ पर है 1, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है जब आप इथेनॉल को आप क्या कर रहे हो, जला रहे हो, ठीक है ना। अब उसके बाद 25 डिग्री पे कर रहे हो, तो 25 डिग्री का मतलब केल्विन कितना हो गया भाई, 298 हुआ कि नहीं हुआ, तो केल्विन कितना हो गया, 298 हो गया। एज्यूमिंग आइडली एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा आर एच फॉर द रिएक्शन विल बी, तो आपने यहां पर क्या करना है, डेल्टा एच जो है वो आपने यहां पर निकालना है। तो फिर से फॉर्मूला क्या लगा दोगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NGRT, ठीक है ना। अब आपको क्या दे दी है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इसकी दे दी है, यानी कि ये आपको डेल्टा एच आपको दे दिया है, और ये डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन विल बी, मतलब ये डेल्टा ई निकालना है आपको, ठीक है ना। रिएक्टिंग ये आर मतलब आर का मतलब क्या हो गया कि रिएक्ट करने की आपको एंथैल्पी में चेंज जो है वो जनरली निकालना, मतलब इंटरनल एनर्जी के फॉर्मेट में ये आपको निकालना है। तो अब आप मुझे बता दीजिए फटाफट से, डेल्टा ई कितना हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा NGRT, ठीक है। तो अब फटाफट से डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है,
माइनस में रखी प्लस में, एक मिनट मैंने रफ कर दिया शायद, तो मैं इसको हटा के देखता हूँ, ये प्लस में ही है, ठीक है ना। ये आपको वैल्यू किस में दे रखी है, प्लस में दे रखी है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए, जब इथेनॉल जलता है, कंबशन होता है, तो हीट निकलती है। जब इथेनॉल जलता है तो हीट निकलती है। तो यहाँ इन्होंने वैल्यू भले माइनस में दी हुई है, लेकिन हमें पता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो इसका साइन जो लोगे आप वो कैसा लोगे, माइनस लोगे। 1364.47, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। माइनस डेल्टा एन जी ऑलरेडी आप निकाल चुके हो 1, और आर कितना होगा, आर कितना होगा जल्दी से, हाँ अभी पीछे भी मैंने बताया था 8.314, और इसको आप डिवाइड कर लोगे किससे, 1000 से, कारण आपको किलो जूल में दे रखा है और ये जूल होता है नहीं तो, ठीक है ना। और टी कितना है, 25 डिग्री दिया था इस बार, तो इसमें 273 ऐड कर दो, 298 है। जब आप इतने सबको सोल्व कर लोगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा 1364.0058, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 1364.47 जो है वो आपको निकालना है। 298 हो गया, ये तो नहीं आने का, ये तो इतना ही है। एक मिनट कैलकुलेशन फिर दोबारा करनी पड़ेगी, तो दोबारा में कैलकुलेशन, हाँ ठीक है ठीक है। तो माइनस का जो आपने ये रखा 1364.47, और इसमें जब आपने ये सॉल्व किया तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा 1361.99 किलो जूल पर मोल। क्या ये ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, वो भी माइनस के साथ, तो ये जो ऑप्शन आया आपका ए आया निकल के, ठीक है ना। ये थोड़ा सा समझने का था, ये माइनस क्यों लिया है भाई, वो तो कह रहा है बॉम्ब कैलोरीमीटर में हीट जो प्रोड्यूस हुई है एज द मेजर इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो इतनी है, तो उसमें तो रीडिंग आई है जस्ट। अब जब रीडिंग आई है तो ये तो आपको अपने आप लगाना पड़ेगा ना, प्लस माइनस, वो साफ कह रहा है भाई प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्रोड्यूस हो रहा है तो आप इसको तो माइनस में लोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 48 के टाइप से है, मतलब ये सीरियल नंबर में मैंने नहीं लगा रखे हैं क्वेश्चन। तो 48 जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखेंगे। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक बच्चे एक छोटी सी गड़बड़ कर जाते हैं, वैसे तो आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इतनी 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 और इतनी दे रखी है। कह रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना है आपने, इथाइलिन क्या होगा। पहले तो आप इस चीज को समझ लीजिए, ये क्या है, ये निकालना क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए भैया। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास इथाइलिन है, इथाइलिन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। डबल बॉन्ड में आपने क्या करनी है, हाइड्रोजन पास, हाइड्रोजनेशन करनी है। तो सिंपल सी बात है, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये सिंगल बॉन्ड बन गया। तो आपको क्या करना है, इस रिएक्शन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालनी है इस रिएक्शन की। ये आपका क्या है यहाँ पर क्वेश्चन है। अब एक बात बता दीजिए, ये डेल्टा एच होता क्या है, ये डेल्टा एच जो होता है ये होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है ना भैया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट दो हैं, एक तो है मेरे पास इथाइलिन है और एक है मेरे पास एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये दो रिएक्टेंट है ना, एक को तो मैंने ऐसे लिख दिया और इथाइलिन को मैंने ऐसे लिख दिया। ये एंथैल्पी है, आप एच का मतलब है एंथैल्पी। तो ये दो वैल्यू मैं ऐड कर दूंगा और एच एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में से मैं माइनस कर दूंगा। ये फॉर्मूला बस आपको समझना था और कुछ नहीं है। अब देखो इसमें कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले की वैल्यू को ध्यान से देखेंगे, मैं कैसे रखूंगा एचपी की वैल्यू, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की मैं वैल्यू कैसे रखूंगा। अब आप इस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में एक बात बताइए कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो कितने हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो कितने हैं। इसमें एक थोड़ा सा देखो चेंज करेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। उसका मैं कारण बता देता हूं क्यों करेंगे, क्योंकि वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ रहा है कि उसके ऐड करने में कितनी एंथैल्पी लग रही है, ठीक है। तो बस आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि इसके हाइड्रोजनेशन की बात कर रहा है कि जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और जब वो हाइड्रोजनेशन उसका हो रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड में, तो ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बताइए रिएक्टेंट में कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। भाई दो बॉन्ड इधर है कार्बन के साथ और दो बॉन्ड इधर है, ठीक है ना, मतलब चार तो हैं कौन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। और क्या क्या है उसके अंदर, कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं भाई, एक है उनके पास, एक है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक क्या है उनके पास, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और तो कुछ नहीं है ना। तो ये तो हो गया हमारे पास कितना, रिएक्टेंट का एक हिस्सा। और भी क्या है रिएक्टेंट का एक और हिस्सा है, वो कौन सा है, हाइड्रोजन का एक हमारे पास क्या है,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये मेरे पास जो इतना हिस्सा है वो क्या है, रिएक्टेंट का है, ठीक है ना, इतना हिस्सा क्या है मेरे पास, रिएक्टेंट का है। अब इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, प्रोडक्ट जो है वो मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है ना, मैं क्या कर देता हूं, इसमें प्रोडक्ट को माइनस कर देता हूं। अब प्रोडक्ट क्या क्या है जरा देखो, ध्यान से देखो। तो प्रोडक्ट में अगर मैं ध्यान से देखो 6 बॉन्ड तो हो गए मेरे पास कार्बन हाइड्रोजन, 3 इधर जुड़े हुए हैं और 3 इधर जुड़े हुए हैं, तो 6 तो मेरे पास कौन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, प्लस एक मेरे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, एक मेरे पास क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपका काम बन गया, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है। देखो यहाँ पर मैं माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों कर रहा हूँ, ये बस एक समझने का है, क्योंकि यहां पर वो देखो कह रहा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन, तो इथाइलिन जब हाइड्रोजन के साथ मर्ज हो रहा है तो कितनी हीट निकलेगी। तो हमें सिंपल सी बात है कि मर्ज होने के बाद जो है, मतलब उससे पहले उसकी हीट कितनी है, से माइनस हम क्या करेंगे कि जब वो हाइड्रोजनेट हो चुका है तब उसकी हीट कितनी है, तो इसमें से आप माइनस कर देंगे तो डिफरेंस जो है वो आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 4 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की देखो वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, कार्बन हाइड्रोजन चौथे नंबर पे है, लास्ट पे है, तो 410 दी हुई है, तो 4 इंटू 410 प्लस एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वैल्यू दी हुई है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 600 दिया हुआ है आपको, दूसरे नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो 600 प्लस उसके बाद 400 आ गया, उसके बाद माइनस जो है आपका 6 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपको दे रखा है वो फिर से 410 दे रखा है, कार्बन हाइड्रोजन तो जो है आपका यही है ना 410 लास्ट वाला, ठीक है ना, प्लस कार्बन कार्बन बॉन्ड पहले नंबर पे दे रखा है 350 दे रखा है आपको। तो जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 2640 माइनस 2810, तो आपको जो मिलेगा वो आंसर माइनस 170 का मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है माइनस का 170 किलो जूल पर मोल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आपको इतना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया है। देखो अब ये आप यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 मोल का फॉर्मेशन दे रखा है, यानी कि N2 प्लस H2 जो है ये मिलके अमोनिया का एक ही मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो आपने इस रिएक्शन को बैलेंस करनी है एक मॉलिक्यूल के हेल्प से। तो आपको पता है इनका जो रेशियो होता है वो 1:3 होता है। कितना होता है, 1:3। N2 प्लस 3H2 2NH3 आता है ना, तो उसके हिसाब से मैंने रिएक्शन जो है एक एटम के लिए बैलेंस कर लिया है। कैसे बैलेंस हुई समझ में बात आई कि नहीं आई। क्या लिख रहा हूं मैं, आधा मॉलिक्यूल ले रहा हूं N2 का और 3.5 मॉलिक्यूल जो ले रहा हूं मैं H2 के ले रहा हूं, तब जाके मेरे पास एक मॉलिक्यूल जो है वो अमोनिया का बन रहा है। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो दी हुई है वो 46 किलो जूल पर मोल आपको दी हुई है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्रॉम इट्स एटम वो आपको इतनी दी हुई है कि भाई अपने हाइड्रोजन से मिलके ये H2 जो बनाता है इसकी जो वैल्यू आपको दी हुई है वो दी हुई है -436 किलो जूल पर मोल दी हुई है। ऐसे ही दैट ऑफ N2 नाइट्रोजन अपने एटम के साथ मिलके N2 जो बनाता है ये आपको दिया हुआ है -712 किलो जूल पर मोल। अब वो कह रहा है एवरेज बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड बनने में, अमोनिया के बनने में कितनी एनर्जी निकलेगी वो आपको यहाँ पर निकाल कर बतानी है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात हो गई। कैसे हो गई, इवन इनकी तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है इन दो रिएक्शन की, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कैसे करोगे आप भाई, आप ये बताओ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की पहले जो 2 एटम टूट रहे हैं, नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के जो ये एटम टूट रहे हैं, तो इनके डिसोसिएशन एनर्जी को आप अमोनिया के बनने में से माइनस कर दो। अमोनिया के बनने में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है ना। तो क्या मतलब ये जो चीज आपको ये 46 के इक्वल यहाँ पर दी हुई है। मतलब क्या है कि जो आधा मॉलिक्यूल किसका टूट रहा है, 712 वाले का टूट रहा है। देखो उसकी वैल्यू 712 दी हुई है आपको, ये दी हुई है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं 3.5 मॉलिक्यूल किसके, 436 वालों के, और मैं इसमें से क्या माइनस कर दूं। अब आप ध्यान से देखो, इसमें से मैं 3 वो बॉन्ड माइनस कर दूं नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाले, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाले, क्योंकि N2 टूट गया H2 टूट गया, तो डिफरेंस जो है वो NH3 वाला मैं यहाँ से ये माइनस कर देता हूँ। 3 बॉन्ड किसके मैं माइनस कर दूं, NH बॉन्ड वाले, और ये सब जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, माइनस के 46 के इक्वल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो भैया नाइट्रोजन का टूटना और हाइड्रोजन का टूटना और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना जो है वो -46 के इक्वल है। तो यानी कि नाइट्रोजन के आधे मॉलिक्यूल का टूटना और हाइड्रोजन के 3.5 मॉलिक्यूल का टूटना वो 3 NH बॉन्ड को बनाता है। 3 NH बॉन्ड को, समझो ना इस बात को, 3 NH बॉन्ड को बनाता है। यानी कि 3 NH बॉन्ड की जो एनर्जी आ गई, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो मेरे पास यहाँ पर 1056 आ जाएगा। तो जब 3 के लिए 1056 है तो 1 NH बॉन्ड के लिए कितनी हो जाएगी,
1056 बटे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और जब आप इसको सोल्व करोगे मेरे प्यारे साथियों 352 का जो है वो आंसर मुझे यहाँ पर मिलेगा 352, वो भी पॉजिटिव में मिलेगा। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे और आपको पता भी होगा। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर ये NH बॉन्ड का फॉर्मेशन जो आ गया वो आपको पॉजिटिव आ जाएगा 352, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 जो है, 65 भी आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फॉर ए पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन, अब कह रहा है द टेम्परेचर T, एंथैल्पी, एंट्रोपी वर फाउंड टू बी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है। इफ TE इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की बात हो जाती है, द रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस व्हेन, तो ये कह रहा है कि कब किस स्टेज में रिएक्शन जो होगी स्पॉन्टेनियस होगी। तो बहुत अच्छी बात कर रहा है, रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होगी जब आपका वो टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा। ये बात आपने ध्यान देनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, मैं दोबारा बता देता हूं कि भैया आपका स्पॉन्टेनियस तभी होता है तब जब डेल्टा जी आपका कैसे होगा, 0 से माइनस होगा, मतलब 0 से कम होगा। और आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इस टी डेल्टा एस के अकॉर्डिंग अगर डेल्टा एच को आपने 0 से कम लाना है तो ये जो टी जो है ये आपका क्या होना चाहिए। अब खुद सोच के बताओ कि भाई डेल्टा जी 0 होने के लिए टी क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, इक्विलिब्रियम वाले से, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो डेल्टा जी 0 हो जाता है, डेल्टा जी 0 हो जाता है ना इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी आपका कितना हो गया, 0। ये बात ध्यान रखेंगे, अगर डेल्टा जी 0 है इसका मतलब स्टेज इक्विलिब्रियम में है। अब हम कह रहे हैं कि आंसर हमारा 0 से भी कम आना चाहिए। अरे तभी तो कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मानी जाएगी ना, जब वो 0 से भी कम आए। तो जब इस टेम्परेचर पर कोई मतलब हमारा आंसर 0 आ रहा है तो किस टेम्परेचर से 0 से कम आएगा, जब ये टी क्या होगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से हाई होगा। क्योंकि जब आप इस रिएक्शन को सोल्व करोगे तभी तो और माइनस में बढ़ेगा ना, हाई वैल्यू के आगे नेगेटिव लगेगा तभी तो और नेगेटिव आएगा ना, इसलिए टी आपका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। इस वैल्यू को देखो ना, साइन के साथ मत देखो, टी शुड बी ग्रेटर देन टीई, क्योंकि टीई पे वो 0 है तो नेगेटिव कब होगा, जब ये टी और ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, ये भी आसान है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बिकम फिजिबल एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट व्हेन। अब वो कह रहा है कि कोई एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है ना, तो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होगा कि भैया उसका डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पर और वो फिजिबल हो जाती है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, देन तब क्या होगा, देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। इसका कारण समझो, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसका मतलब क्या बताया मैंने अभी आपको कि डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है, डेल्टा एच आपका क्या है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। और वो फिजिबल हो रही है। अब फिजिबल का मतलब क्या है कि जो आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस रिएक्शन में डेल्टा जी आपका नेगेटिव कैसे हो, डेल्टा जी आपका नेगेटिव कैसे हो, क्योंकि डेल्टा जी एच नेगेटिव तभी हो जाएगा, या फिर आप इस चीज को ना मान के चलो, आप ये देखो कि कोई रिएक्शन अगर आपने क्या करनी है, स्पॉन्टेनियस करनी है, तो आपको डेल्टा एस भी पॉजिटिव रखना चाहिए। डेल्टा एस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ये उल्टा है, देखो इसके लिए ऐसे में क्या हो जाएगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस, और इस ऐसे केस में क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो अब आप ये बताओ, जब मैं इन दो में कंपेयर करूं तो क्यों ना मेरा डेल्टा एच छोटा होना चाहिए टी डेल्टा एस से। अगर टी डेल्टा एस मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, टी डेल्टा एस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बता रहा है ना। देखो क्या कह रहा है कि वाटर फिजिबल कब होगी, फिजिबल कब होगी कि जब मेरा टी डेल्टा एस कैसा होगा, डेल्टा एच से ग्रेटर होगा। ठीक है ना, यानी कि टी डेल्टा एस का मतलब क्या है कि डेल्टा एस मेरा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और डेल्टा एच तो पॉजिटिव हो ही गई होगा क्योंकि वो वहां पर कैसा है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। बात समझ में आई कि नहीं है, इसलिए 66 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, सो डेल्टा एस आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें कैसा दे रखा है, नेगेटिव, बात नहीं बनेगी। इसमें कैसा दे रखा है, नेगेटिव, बात नहीं बनेगी। अब डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा तो रिएक्शन तो फिजिबल हो जाएगी ना उस टेम्परेचर पर, तो ये तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ठीक है ना, ये तो हर टेम्परेचर पर, फिर अगर ये वाली कंडीशन ले लोगे तो हर टेम्परेचर पर कैसी हो जाएगी, वो फिजिबल हो जाएगी। लेकिन वो तो कह रहा है कि भाई एंडोथर्मिक है, इस टेम्परेचर पे वो तो फिजिबल है ही नहीं, तो इसलिए डेल्टा एच को तो आपको कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ये कुछ आपको ना पैरामीटर के क्वेश्चन करने पड़ेंगे अगर आपको समझ में बात नहीं आ रही है तो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करें, अच्छा क्वेश्चन वैसे कह रहा फॉलोइंग रिएक्शन इज प्रेफर्ड एट 298 केल्विन, तो
तो देखो इसमें 2NO जो है O2 के साथ मिलके 2NO2 के मॉलिक्यूल और नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल वो बना रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इस NO के अलग बनने की इतनी दे रखी है इतने टेम्परेचर पर। वो कह रहे हैं कि फिर NO2 के बनने की एनर्जी क्या होगी, Kp आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ये एक नया फॉर्मूला अभी तक हम यूज कर रहे हैं। डेल्टा जी नॉट जो होता है वो आपका -RT/ln K होता है, ये मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है ना। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, मतलब आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो रिएक्शन के लिए बता दिया मैंने, लेकिन वो तो NO2 की बात कर रहा है। तो पहले बताओ NO2 का चेंज आप कैसे निकालोगे भाई, इसके फॉर्मेशन को आप कैसे निकालोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दोगे ना। अब मैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके फॉर्मेशन की बात चाहिए मुझे। पहली वाली रिएक्शन में मुझे हाइड्रोजनेशन चाहिए था रिएक्टेंट का, तो इसलिए रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस करा। इस बार वो प्रोडक्ट की बात कर रहा है, इसलिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करूंगा। तो इसी की जगह मैं क्यों नहीं कह सकता कि भाई जो मेरे पास दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं NO2 के, उनमें उनकी एंथैल्पी में के चेंज में से मैं क्या माइनस कर दूं, 2 मॉलिक्यूल जो किससे वो बन रहा है, NO से बन रहा है, उसके 2 मॉलिक्यूल के उनसे मैं डिफरेंशियल निकाल दूं। तो ये जो चीज है ये मेरे पास ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आया कि नहीं आया भाई, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मैंने कर दिया। 2NO2 के बनने को में से मैंने क्या माइनस कर दिया, 2NO जिनसे वो मिलके बन रहा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -RT/ln K के इक्वल हो जाएगा। बस ये आपको वैल्यू क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, बाकी आप अपने आप सोल्व कर लेंगे। 2 × डेल्टा GNO2 कितना दे रखा है आपको, 86,000, मान लो इसको किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। किलो जूल को किस में कन्वर्ट कर लोगे आप, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको सोल्व कर देता हूं भाई, 2 × बस मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। ये तो NO2 तो आपको निकालना, वो तो कह रहा है ना NO2 निकालो, तो 2 किसके निकालने हैं आपने, NO2 के यहाँ पर फाइंड करने हैं। 2 डेल्टा GNO2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है, माइनस ये वाली वैल्यू में रख रहा हूं मैं, और ये आपको कितना दे रखा है, 2 × 86 को 80.6 को 1000 से आप क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये RT/ln K के इक्वल है, इज इक्वल टू, अब मैं नीचे वाली लाइन में लिख ही लेता हूँ इससे, ठीक है ना। या यहाँ पर एक बार मैं आपको सारा का सारा ये लिख के दिखा देता हूँ। 2 × डेल्टा G0 NO2 माइनस 2 × 86,600 इज इक्वल टू माइनस RT/ln K था ना, तो माइनस, अब ये R की वैल्यू कहीं दे रखी है क्या, द स्टैंडर्ड एनर्जी 298 केल्विन पर कोई नहीं दे रखी, तो कोई बात नहीं, R यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है ऑप्शन में, तो आपको वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है, सब में R दे रखे हैं, तो R को एज इट इज आप R मान लो, ठीक है ना। और T कितना था, 298 केल्विन था आपका, और बाद में था ln Kp, तो ln और Kp कितना दे रखा था आपको, 1.6 × 10⁻12, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। तो जब यहाँ पर आप इसको सोल्व कर लोगे, और अच्छी बात है कि ln Kp की फॉर्मेट में आंसर दे रखे हैं, मतलब ये वैल्यू आपको वैसे नहीं निकालनी। तो मतलब ये जो आपका आंसर आएगा, ये जो आपका आंसर आएगा, इसका क्या करना है, जब भी, अभी तो आप इस हिस्से को भी उधर लेके चले जाओगे, ठीक है ना, माइनस कर दोगे ना, और इसका आधा कर दोगे, तो इसको उधर ले जाओ, माइनस में आ जाएगा, और ये हाफ करना है, मतलब जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, NO2 वाली जो इक्वेशन बन जाएगी वो हाफ बन जाएगी किसकी, 2 × ये जो है मेरे पास 86,600 माइनस में लूंगा मैं, ये मैंने माइनस में ले नहीं रखा, माइनस में लूंगा। माइनस में क्यों लूंगा भैया, क्योंकि देखो 86,600 ये है क्या चीज, NO का फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन तो एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना। तो इसमें से अब मैं क्या माइनस कर दूंगा, बाकी का यह हिस्सा जो है R 298, ठीक है ना, ln 1.6 × 10⁻12, इन सब का जो है वो आधा है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर आता है वो 70 का A आता है, देखो ये आधा यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं कि फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K एंड E0 सेल विल बी। देखो ये बहुत सिंपल सी बात होगी, मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा K जो है 1 से ग्रेटर होना चाहिए, और आपका E0 सेल हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। 72 क्वेश्चन जो कह रहा है, what is the value of standard Gibbs free energy change if its equilibrium constant is 100K। तो भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो आपका हमेशा, देखो इसमें आप कैसे करोगे कि जो डेल्टा G0 जो होता है, अभी मैं आपको फॉर्मूला भी बता रहा था, माइनस RT ln K होता है,
कितना होता है माइनस RT ln k, या माइनस 2.303 RT log k के इक्वल होता है। ठीक है, अब बाकी की सारी वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है माइनस 2.303। अब देखो क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इतना तो अब बताऊंगा नहीं, बस ये आपको बता दूंगा। ये आर देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें किस में दे रखे हैं, सब किलो जूल में दे रखे हैं, तो किलो जूल में इसको चेंज आपको करना पड़ेगा। और लोग जो है आपको 100 जो लेना पड़ेगा वो के की वैल्यू लेनी पड़ेगी। जब आप इसको सोल्व कर लोगे साथियों तो आपको 72 का जो आंसर जो है वो आपका बी आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए उम्मीद है ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं 73 क्वेश्चन की। तो 73 क्वेश्चन जो कह रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सॉरी H2O 1 बार और 373 से, मतलब सिंपल सी बात है लिक्विड से गैस में बदलना है 373 और 1 बार के प्रेशर पर। ठीक है ना, करेक्ट सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर इज, देखो फिर से सिंपल सी बात हो गई, जब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, क्यों है, डेल्टा जी उसका नेगेटिव है। तो अब आप एक बात देखो ना, गैस में डिसऑर्डर ज्यादा होता है, लिक्विड में डिसऑर्डर कम है। तो अगर आप डिसऑर्डर का डिफरेंस निकालेंगे, डिसऑर्डर मतलब एंट्रोपी निकालेंगे, तो H2 माइनस S मान लोगे। अब H2 मतलब है फाइनल स्टेट, तो फाइनल तो वो गैस बन गया। अब गैस में से आप वाटर को माइनस करोगे तो डिसऑर्डर ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, ज्यादा मतलब पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, और गिब्स फ्री एनर्जी तो नेगेटिव रहेगी, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद हम आज के ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 83 कहते हैं कि स्पेसीज विच by definition has zero standard molar enthalpy of formation at 298 Kelvin is। तो ये सिंपल सी बात है भैया, ये 83 जो क्वेश्चन है आपका, इसको खुद कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों कर ले भैया 83 क्वेश्चन को अपने आप क्यों कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार पीछे भी इस तरह के बता चुका हूं कि क्या है, स्पीशीज विच बाय डेफिनेशन है जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो गैस फेज में आपकी कोई गैस है, ठीक है ना, उसका आप क्या लेके चलेंगे 298 केल्विन पे आप उसका फॉर्मेशन जो होता है वो जीरो लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप मुझे खुद ऑप्शन में बताएंगे कि वो किसका है। देखो सिंपल सी बात है, चलो आप अपने आप ही करो, मैं इसका बताता नहीं। ये ब्रोमीन की स्टेट देखना क्या होती है, वाटर की देखना और क्लोरीन की देखना और क्या है, ये आप इस तरह से अपने आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है देखो 84 क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ log 10K फॉर द फॉर्मेशन A से B, आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो क्या आएगी यहाँ पर आप वैल्यू, फिर से आप वही फॉर्मूला लगा दोगे, डेल्टा G नोट इज इक्वल टू डेल्टा H नोट माइनस T डेल्टा S नोट। अब मुझे जल्दी से बताओ कि इसमें आपको क्या क्या चीज वैल्यू दे रखी है। तो फिर डेल्टा H आपको कितना दे रखा है, माइनस का 54 पॉइंट। देखो जिसको इस थर्मोडायनेमिक में कुछ फॉर्मूले याद है तो वो सक्सेसफुल है। ठीक है, मैं इसको जूल में बदल लेता हूँ। माइनस टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 298 दे रखा है ना, ओके 298 आपको यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है, इनटू और आपको डेल्टा एस जो है वो कितना दे रखा है 10 जूल दे रखा है। ठीक है ना, जूल पर केल्विन जो है वो आपको यहाँ पर दे रखा है। तो डेल्टा जी नोट जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो आप निकाल ही लोगे जितना भी आएगी। अब उसके बाद आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या डेल्टा जी नोट जो होता है वो कितना होता है माइनस 2.303 और कितना होता है log k होता है। अब यहाँ से आप क्या कर लेंगे log k को जो है वो फाइंड कर लेंगे तो आपका आंसर 10 आ जाएगा अपने आप।